अब चलते हैं बच्चों एलएलपी की तरफ। फीचर्स को मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। आइए चलते हैं एलएलपी। सबसे पहली बात, देयर शैल बी मिनिमम 2 पार्टनर इन एलएलपी। कोई दिक्कत नहीं, 2 पार्टनर होने चाहिए, 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पगला हूं मैं, कंगला हूं मैं। एक आदमी जो सॉल्वेंट है लेकिन जिसकी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है, इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक। 2 पार्टनर 3 लोग नहीं बन सकते, पगला, कंगला और जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। सर कौन से लोग पार्टनर बन सकते हैं? पार्टनर इंडिविजुअल, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट दिक्कत नहीं है, इंडियन सिटीजन हो फॉरेन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं इंडिविजुअल। एलएलपी भी पार्टनर बन सकता है, कंपनी भी बन सकती है, फॉरेन एलएलपी बन सकती है, फॉरेन कंपनी भी बन सकती है। इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी, इंडिया वाली एलएलपी, बाहर वाली एलएलपी, ये सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। दिमाग में छाप लेना, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। कौन बनेगा बेटा? या तो इंडिविजुअल, बाहर वाली कंपनी, इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली एलएलपी, इंडिया वाली एलएलपी, ठीक। एक बात ध्यान रखिए, कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। अगर 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 किसी भी टाइम पार्टनर 2 से कम हो गए तो 6 महीने के अंदर आपको पार्टनर ऐड करने हैं। अगर 6 महीने के अंदर भी आपने पार्टनर ऐड नहीं किए और आप रिड्यूस्ड मेंबर के साथ 6 महीने से ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद, सेम सेक्शन 3 है कंपनी एक्ट वाला, 6 महीने के बाद जो भी एक्ट होंगे उसके लिए बचा हुआ पार्टनर लायबल होगा। लेकिन वो तभी लायबल है जब उसे पता है कि वो मिनिमम लिमिट से कम है। ही शैल बी पर्सनली लायबल 6 महीने से बाद वाले एक्ट के लिए बचा हुआ पार्टनर लायबल होगा, अगर उसे पता है मिनिमम लिमिट से कम है, ठीक है। एचयूएफ भी नहीं बन सकता सर, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल 2 ही लोग पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, कितने डीपी होने चाहिए? देयर मस्ट बी 2 डीपी। डीपी का इंडिविजुअल होना जरूरी है। बॉडी कॉर्पोरेट के केस में वो अपने नॉमिनी को डीपी बना सकते हैं, नॉमिनी को। बॉडी कॉर्पोरेट खुद डीपी नहीं बन सकती, नॉमिनी डीपी बनेगा। डीपी में से कम 1 डीपी इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, सारे नहीं, 1 इंडिया का रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब है 120 दिन गुजारे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक। जिसको भी आप डीपी बनाओगे उसकी प्रायर कंसेंट चाहिए होगी। पता है क्यों? हलाल तो डीपी ही होगा। मतलब सेक्शन 8 में एक बात लिखी है, अभी सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं आप, वो सारे काम, अभी सेक्शन 7 में वापस आता हूं, वो सारे काम जो एलएलपी ने करने हैं वो डीपी करेगा। अदरवाइज वो सारी पेनाल्टी जो एलएलपी पे लगनी है वो डीपी पे लगेगी। वो सारे काम जो एलएलपी ने करने हैं वो डीपी करेगा। DP shall be responsible for all acts which are required to be done by LLP. Otherwise, he will be liable for all the penalties. वो सारे काम जो LLP को करने वो DP करेगा, नहीं तो सारी पेनाल्टी DP भुगतेगा। इसीलिए ना DP को अपॉइंट करने से पहले रिटन कंसेंट लोगे। याद करिए बेटा, डायरेक्टर बनने के लिए डिन लेना पड़ता है, डिन। DP बनने के लिए डिन नहीं लगता, DPIN लगता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। DPIN लगता है मेरे दोस्त। DPIN किससे लेंगे? DPIN CG से। जब DPIN लोगे ना तो डिन वाले ही प्रोविजंस लगेंगे, 153 से लेकर 159 तक। मुतातीस खाई गया मेरा टाइपिस्ट। सेम तरीके से वही प्रोविजन लगेंगे। एक बात और, जब भी डीपी को अपॉइंट करोगे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता देना कि भैया हमने डीपी अपॉइंट कर लिया है। तो डीपी की बात एक बार फटाफट से रिकैप कर ले, जल्दी। कितने डीपी होने चाहिए मेरे दोस्त? 2 डीपी, ठीक। बॉडी कॉर्पोरेट में नॉमिनी डीपी बनेगा। 1 डीपी मस्ट बी रेसिडेंट। कितने दिन गुजारेगा? 120 डेज। कब? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्रायर कंसेंट लेनी है बेटा। यहां DPIN लेना पड़ेगा। सेम प्रोविजन कंपनी वाले लगेंगे, डीपी वाले सेम प्रोविजन लगेंगे। और जब भी अपॉइंट करोगे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला सुनिए ध्यान से। ये हो गया सेक्शन 8। सेक्शन 8 पढ़ा दिया आपको। सेक्शन 9, अगर कैजुअल वैकेंसी होती है डीपी के केस में तो नया डीपी अपॉइंट करना है 30 दिन के अंदर। बेटा अगर नया डीपी अपॉइंट करना है 30 दिन के अंदर, तब जब डीपी एक ही बचेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके 5 डीपी हैं, एक मर गया, तब भी तो 4 बचे हैं, क्या दिक्कत है? 2 होने चाहिए, 4 तो है ना। तब अपॉइंट करना नया डीपी जब डीपी एक ही बचे। 30 दिन के अंदर नया डीपी नहीं ला पाए ना मेरे भाई, तो फिर हर एक पार्टनर को डीपी मान लेंगे। समझ में आ रही बात? नया पार्टनर 6 महीने में ऐड करना है, छाप लो।
और नया डीपी 30 दिन में। अगर 30 दिन में नया डीपी नहीं ला पाए मेरे दोस्त, तो 30 दिन के बाद हर एक पार्टनर डीपी बन जाएगा 30 दिन के बाद। तो बेटा अभी पेनाल्टी में मैं नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है, पेनाल्टी में नहीं घुस रहा हूँ, अदरवाइज क्या है फ्लो टूट जाएगा। पेनाल्टी में एक बार तो बोलोगे तो लास्ट पे करवा दूंगा, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं 11 और 12 इनकॉर्पोरेशन। देखो बेटा एलएलपी के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, 2 पर्सन। क्यों एलएलपी क्यों बनाएंगे? चैरिटेबल काम के लिए एलएलपी बन सकती है? नहीं। बिजनेस करने के लिए? बिजनेस इलीगल हो सकता है क्या? नहीं, लॉफुल। बेटा एलएलपी करना, एलएलपी बनानी है ना तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल पार्टनरशिप के जैसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एलएलपी बनाने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा दोस्त रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास क्या फाइल करोगे? 3 चीजें याद करिए। कंपनी बनाते वक्त मेमोरेंडम आर्टिकल फाइल करते हैं। यहां मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल होगा। क्या फाइल होगा बेटा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या आएगा सर? सिंपल 5 बातें। एलएलपी का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, आरओ का एड्रेस, पार्टनर के नाम, डीपी के नाम। एलएलपी का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, पार्टनर के नाम, डीपी का नाम। ये 5 बातें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में देनी है। साथ में आपको फीस देनी पड़ेगी। साथ में सेम डिक्लेरेशन कंपनी एक्ट वाला कि एलएलपी को बनाते वक्त हमने सारे कंप्लायंसेस किए हैं, जितने भी नियम जरूरी है सारे कंप्लायंस कर लिए हैं। बेटा ये साइन कौन करेगा? साइन करेगा सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस या एडवोकेट। सेम रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट वाली, सेम। अब आप चले गए 3 चीजें लेकर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चला गया बेटा, फीस चली गई, डिक्लेरेशन चला गया। किसके पास गया? आरओसी के पास। अगले 14 डेज में रजिस्ट्रार आपके एलएलपी को रजिस्टर करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जो वो सर्टिफिकेट देगा ना उसमें खुद साइन करेगा, साइन करके अपनी स्टैम्प भी लगाएगा। वो सर्टिफिकेट इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी बन चुकी है। फाइनल एविडेंस, याद है ना, एविडेंस 2 तरह के होते हैं, प्राइमा फेसाई और कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव एविडेंस वो है जो चैलेंज नहीं हो सकता। तो एक बार सर्टिफिकेट ले आए, साइन करा के, सील लगवा के, कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, ठीक है। ये है 11 और 12। अब चलते हैं बेटा 13 में। 13 किसका है? 13 बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस का। सर हर एलएलपी का ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, एक। सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजने हैं। कैसे भेजने हैं? रजिस्टर्ड पोस्ट, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड। रजिस्टर्ड पोस्ट, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड, 3 तरीके अलाउड है। सर क्या अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। ऑफिस शिफ्ट करना है, कंपनी तो नहीं है ना कि एसआर पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये तो एलएलपी है, तो एलएलपी में किससे पूछेंगे? पार्टनर से तो पूछना पड़ेगा। कंसेंट ऑफ पार्टनर मस्ट बी ऑब्टेन। कितने पार्टनर से पूछेंगे सर? एग्रीमेंट में जितना दिया है उतने पार्टनर से। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं दिया, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं दिया, तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। मान लो एग्रीमेंट कहता है 2/3 पार्टनर से पूछो, 2/3 से पूछ लो। एग्रीमेंट कुछ नहीं कहता तो सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। तो कंसेंट ऑफ पार्टनर मस्ट बी ऑब्टेन्ड और रजिस्ट्रार को बता देना 30 दिन के अंदर, फॉर्म 15 में। एक्चुअली क्या है, जब एलएलपी बनाई थी तो रजिस्टर्ड ऑफिस बताया था ना उसको, कहाँ पे बताया नहीं था? एड्रेस ऑफ आरओ। अब आज एड्रेस शिफ्ट करोगे तो बताओगे नहीं क्या? 2 ही रिक्वायरमेंट है, पार्टनर से पूछो, रजिस्ट्रार को बताओ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्टेट से बाहर गए 2 काम और करने पड़ेंगे, 2 और 3rd, 2nd और 3rd, ये 2 काम और करने पड़ेंगे। 1st और 4th तो सेम है, 1st और 4th तो सेम है। पार्टनर से पूछना है, वहां भी यहां भी सेम है। रजिस्ट्रार को बताना है, यहां भी वहां भी सेम है। स्टेट से बाहर गए ना बेटा तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से पूछना पड़ेगा, और साथ में न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट याद है? न्यूज़पेपर, ये खबर छाप दो अखबार में, पोस्टर लगा दो दीवार में। 2 तरह के न्यूज़पेपर, इंग्लिश और वर्नाकुलर। इंग्लिश में इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में वर्नाकुलर लैंग्वेज में। ये बेटा आपको आरओसी के पास जाने से पहले एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। मतलब विद इन द स्टेट 2 पॉइंट है, पार्टनर से पूछो, रजिस्ट्रार को बताओ। आउटसाइड द स्टेट वो 2 पॉइंट सेम है, वो 2 पॉइंट सेम है। 2 पॉइंट और ऐड हो गए, कौन से? कि अगर आप स्टेट से बाहर गए तो स्टेट से बाहर जाने में आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर से पूछना है, और आपको न्यूज़पेपर में नोटिस फाइल करना। न्यूज़पेपर कौन सा? इंग्लिश और वर्नाकुलर दोनों। बात आ रही समझ? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं पेनाल्टी में भी मैं नहीं घुस रहा हूं, अदरवाइज फ्लो ब्रेक हो जाएगा। अब जब मैं नेम की बात करता हूं ना बेटा, तो नेम में मैं एक ही चार्ट बनवा के चल रहा हूं, 15 से 21 तक एक ही चार्ट है, सिंगल चार्ट, 15 से 21 जन। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। एलएलपी के नाम के आखिरी में क्या लिखा होना चाहिए? एलएलपी के नाम के आखिरी में लिखा होना चाहिए द वर्ड एलएलपी। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जो सही लगे लिख लो। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जो सही लगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जो सही लगे लिख लो। एलएलपी
साथ में याद करिए एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल का मतलब पता है ना, यहां से एक केस स्टडी बन सकती है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अब जो मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल दो केस में, एलएलपी का नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए सर, कंपनी के नाम के साथ, किसी और एलएलपी के नाम के साथ, ट्रेडमार्क के नाम के साथ, या किसी ऐसे ट्रेडमार्क के साथ जो रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है फॉर रजिस्ट्रेशन। एक केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने कई बार पूछी आरटीपी एमटीपी में, और स्टडी मैट के अंदर जो केस स्टडी है कि एलएलपी का नाम पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलता जुलता है, क्या पार्टनरशिप फर्म के पास कोई राइट होगा? सर पार्टनरशिप फर्म के पास कोई राइट नहीं है। ध्यान रखना, आपका जो नाम है वो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए विद कंपनी, विद एलएलपी, विद ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। फर्म के साथ आपका नाम मिलता जुलता हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। फर्म के पास कोई राइट नहीं है पार्टनरशिप फर्म के पास आपका नाम चेंज कराने का, ठीक है। और आपको पता है ये सारे वर्ड यूज नहीं करने, आप सारे वर्ड यूज नहीं करने। कौन से वर्ड यूज नहीं करने? रॉयल, ब्रिटिश इंडिया, नेशनल, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, रिपब्लिक, कोऑपरेटिव, ये सारे वर्ड यूज नहीं करने जब तक कि सीजी से नहीं पूछोगे। सीजी से पूछ लो, ये सारे वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल मतलब आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और इन सारे वर्ड्स के लिए भारत सरकार से पूछना पड़ेगा। साथ में बेटा एलएलपी के नाम के आखिरी में शॉर्ट में या फुल में एलएलपी लिखना जरूरी है, ठीक। एलएलपी का नाम रिजर्व करा सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स। कंपनी में याद करिए लिमिट होती है 20 डेज और 60 डेज। प्रपोज्ड कंपनी 20, एग्जिस्टिंग कंपनी 60 डेज। यहां 3 मंथ्स की लिमिट है, चाहे एग्जिस्टिंग एलएलपी हो चाहे प्रपोज्ड एलएलपी हो। अच्छा एक बात और, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सर नाम चेंज हो सकता है क्या? देखो नाम चेंज 2 तरीके से होता है। पहली बात सुनिए, अनअकैडमी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क ओनर है गौरव मुंजाल। आपने एक एलएलपी खोली, अनअकैडमी कोचिंग सर्विसेज एलएलपी। कहां खोल दी भैया? ये खोल दी छपरा में। 2 लोग खोल रहे हैं, देव और दानव मिलके, 2 पार्टनर है। ये अनअकैडमी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आपने अनअकैडमी का नाम यूज कर लिया, गलत किया ना सर। आपको पता है अगर आप ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम रखोगे तो ट्रेडमार्क ओनर मिस्टर गौरव मुंजाल के पास राइट है एप्लीकेशन देने का सीजी को 3 साल के अंदर। जिस दिन ये एलएलपी बनी होगी ना उसके 3 साल के अंदर ही कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी। सीजी एलएलपी को बोलेगी नाम चेंज करने के लिए 3 महीने के अंदर कि भैया तो अपना नाम चेंज कर। अब एलएलपी को आपने बोला नाम चेंज करने के लिए, मेरी बात सुनिएगा, अगर एलएलपी नाम चेंज कर लेती है सीजी के बोलने पर, तो नया नाम रजिस्ट्रार को बताएगी। अब जब रजिस्ट्रार को नया नाम बताओगे तो रजिस्ट्रार आपको नया सर्टिफिकेट देगा जिस पे नया नाम लिखा होगा। और याद करिए आपने एग्रीमेंट भी तो बनाया था, एलएलपी एग्रीमेंट। अब एलएलपी एग्रीमेंट तो नए नाम पे करना पड़ेगा। आखिरी स्टेप, एलएलपी एग्रीमेंट नए नाम पे करेंगे। मेरी बात सुनिएगा, पहला स्टेप, आपने एक एलएलपी बनाई, इसका नाम आइडेंटिकल है विद एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क ओनर किसके पास एप्लीकेशन देगा? सीजी के पास। कब तक देगा एप्लीकेशन? 3 साल के अंदर। सीजी आपको बोलेगी नाम चेंज करने को, आप नाम चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के बाद आप रजिस्ट्रार को बताएंगे, रजिस्ट्रार आपको नया सर्टिफिकेट देगा नए नाम पे। आपका नया सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आप एलएलपी एग्रीमेंट को नए नाम पे करेंगे, नए नाम पे, ठीक। एक बात सुनिएगा, अगर एलएलपी सीजी के बोलने पे नाम चेंज नहीं करती तो सीजी आपका नाम खुद रखेगी। आओ बेटा नामकरण करते हैं तुम्हारा। सीजी नाम खुद रखेगी और सीजी रजिस्ट्रार को बताएगी। फिर रजिस्ट्रार सेम प्रोसेस कि भैया वो आपको नया सर्टिफिकेट देगा, फिर आप एलएलपी एग्रीमेंट नए नाम पे करेंगे। तो आपको सीजी बोलती है नाम चेंज करने को, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नाम चेंज करोगे या नाम चेंज नहीं करोगे। नाम चेंज करोगे तो आप खुद बताओगे रजिस्ट्रार को, आप नाम चेंज नहीं करोगे, सीजी आपका नया नाम रख के सीजी बताएगी रजिस्ट्रार को, सीजी बताएगी रजिस्ट्रार को, फिर रजिस्ट्रार नया सर्टिफिकेट देगा और फिर अल्टीमेटली आप एग्रीमेंट करेंगे नए नाम पे। बात आ रही समझ? भैया फाइनल की मैंने सारे मैराथन सब अपलोड किए हुए हैं दोस्त, आप देखिए फाइनल वाले चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आप भी सीजी हो। चंपक मनुष्य बन जा, बता रहा हूं मैं, ठीक है।
15 एलएलपी के नाम के आखिरी में एलएलपी आएगा, शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म। नाम का रिजर्वेशन 3 मंथ्स के लिए। डिस्क्लोजर, एक बात और, क्या अपनी मन से नाम चेंज नहीं कर सकते आप? अपने मन से नाम चेंज नहीं कर सकते आप अपने मन से? सर करो ना, पार्टनर से पूछकर। वो 19 है। 17 में कब? जब ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम आपने रखा है तो ट्रेडमार्क ओनर 3 साल के अंदर सीजी के पास जाएगा, सीजी आपको 3 महीने बोलेगी नाम चेंज करने के लिए। वो 17 है। ठीक है, एक बात और, मैं गोलगप्पे खाने गया, उसमें लिखा था बिल्लू गोलगप्पा एलएलपी। मैंने कहा एलएलपी बनाई तुमने? कह रहा ये क्या होता है? तो मैंने कहा लिखा क्यों एलएलपी? कह रहा कहीं पढ़ा था, अच्छा लगा तो लिख दिया। मैंने कहा पागल हो क्या? अगर आप एलएलपी नहीं हो तो एलएलपी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो 50,000 से 5 लाख का फाइन है। अगर आपने अपनी एंटिटी को एलएलपी के तौर पे नहीं बनाया तो एलएलपी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। करोगे तो फाइन लगेगा। एक बात और, एलएलपी को अपने लेटर हेड में, इनवॉइस में 4 बातें लिखनी पड़ेंगी बेटा। एक तो एलएलपी का नाम, एलएलपी का एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एलएलपी और फैक्ट की लायबिलिटी लिमिटेड है। हर इनवॉइस, हर लेटर हेड में 4 बातें लिखनी है। नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और लायबिलिटी लिमिटेड है। अब मैं आपसे 1 मिनट का रैपिड फायर ले रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलना। कितने पार्टनर होने चाहिए? जल्दी जल्दी बोलना। एलएलपी के अंदर हाउ मेनी पार्टनर्स मस्ट बी देयर इन एलएलपी? कितने पार्टनर होने चाहिए एलएलपी के अंदर? जल्दी बोलिए। डीपी कितने होने चाहिए? डीपी अगर पार्टनर 2 से कम हो गए तो नया पार्टनर कितने महीने के अंदर लेकर आओगे? डीपी में से कितने 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 डीपी इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए? हाउ मेनी डीपी मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रेसिडेंशियल स्टेटस कितने डेज से मिलेगा? बोलते जाओ, रुकना नहीं है। 120 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पी या डी? पी मतलब प्रीसीडिंग, डी मतलब ड्यूरिंग। अगर स्टेट से बाहर जाएंगे तो कैलेक्टर से पूछना पड़ेगा यस और नो। रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा किए, रजिस्ट्रार कितने डेज के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा? क्या डीपी को भी कोई नंबर लेना पड़ता है? यूनिक नंबर? तो कौन सा नंबर है, क्या नाम है उसका? जैसे डायरेक्टर को डिन लगता है, डीपी को क्या लगेगा? अगर डीपी की कैजुअल वैकेंसी हुई, कैजुअल वैकेंसी, तो नया डीपी कब तक लाएंगे आप? नया डीपी कब तक लाएंगे? अगर नया डीपी नहीं ला पाए 30 दिन के अंदर तो हर एक पार्टनर क्या बन जाएगा? डीपी। क्या आपका नाम अगर फर्म से मिलता जुलता है, पार्टनरशिप फर्म से, तो क्या पार्टनरशिप फर्म 3 साल के अंदर सीजी को एप्लीकेशन दे सकती है इसको अपना नाम चेंज करवाओ? क्या पार्टनरशिप फर्म के पास अधिकार है सीजी के पास जाने का? सर कोई अधिकार नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना। कल ये क्वेश्चन, परसों क्वेश्चन आ सकता है पार्टनरशिप फर्म वाला। ठीक है, चलिए आइए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए सर, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स 22 से 26। बच्चों हाउ इज द जोश? हाई है ना? बिल्कुल एकदम आग लगानी है, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में। ठीक है, एकदम झमाझम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है रिवीजन। ठीक है, आइए पहले 22 से 26। सबसे पहली बात, सर पार्टनर कौन बनेगा? पार्टनर वो बनेगा जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है। याद है ना, एबीसी, जो भी पार्टनर का नाम लिखते हैं ना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। तो क्या नया पार्टनर ऐड नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर, नया पार्टनर भी बनेगा। नया पार्टनर कैसे ऐड होगा? पार्टनर से पूछकर। कितने पार्टनर? पार्टनरशिप एक्ट में ऑल पार्टनर था ना एडमिशन के लिए, यहां जितना दिया गया है। अगर कुछ नहीं दिया गया तो ऑल पार्टनर। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहा है 3 तो 3, 2/3 तो 1/3, जो लिखा है वो। तो नया पार्टनर भी ला सकते हो पार्टनर से पूछकर, और जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है वो तो पार्टनर है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर राइट ड्यूटीज वो होंगी जो एलएलपी एग्रीमेंट में दी है। एलएलपी एग्रीमेंट में सर, एलएलपी एग्रीमेंट में अगर राइट ड्यूटीज नहीं दी तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी गई है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है तो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, फर्स्ट शेड्यूल मान लो। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट इन राइटिंग, जो आप इनकॉर्पोरेशन से पहले करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 24 में प्लस इसमें 25 मर्ज करता हूं साथ में। ठीक है ना,
24-25। सर पार्टनरशिप में अलग कब हो गया? पार्टनरशिप से सेसेशन वर्ड यूज करते हैं। पार्टनरशिप से अलग कब हो गए? कब? पागलपन, कंगाली, मृत्यु। ये मत बोलना कि एक दिन मेजर था, सुबह उठा तो माइनर बन गया, बोले पार्टनरशिप से एलएलपी से अलग हो जाएगा। ना सर, माइनर बाद में थोड़ी बनेगा, मेजर बनने के बाद। तो ये 3 पॉइंट है। पार्टनरशिप में हम बोलते थे, याद करिए, रिटायरमेंट। एलएलपी में रिटायरमेंट नहीं बोलते, एलएलपी में बोलते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन। सर क्या पार्टनर रिजाइन कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब अगर आप अलग होते हैं ना सर, अगर आप अलग होते हैं, ठीक, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, आप छोड़ के जाते हैं, तो आप बताइए एलएलपी को, मुंजिया पार्टनर है, एलएलपी का नाम है काकूड़ा। आप बताइए एलएलपी को, एलएलपी बताएगी रजिस्ट्रार को। ये प्रोसेस है। आप बताइए एलएलपी को, एलएलपी बताएगी रजिस्ट्रार को। यही प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रार नहीं बता, एलएलपी नहीं बता रहा है रजिस्ट्रार को, तो आप खुद बता सकते हैं रजिस्ट्रार को। डायरेक्टली भी मुंजिया बता सकता है रजिस्ट्रार को, डायरेक्टली भी। उस केस में रजिस्ट्रार एलएलपी को नोटिस देगा और एलएलपी ऑब्जेक्शन रेज करेगी 15 दिन के अंदर। नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, डीम्ड अप्रूवल। नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा सेशन के बाद, ठीक है बेटा, डाल दूंगा, स्पैम मत करो टेलीग्राम चैनल में। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अभी फोकस करना, फोकस। पार्टनरशिप में आप एक पॉइंट पढ़ते थे बचपन में, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा, रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी बनी रहेगी। याद है? रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल, यही पढ़ते थे। एलएलपी में जब मैं पॉइंट बोल रहा हूं, वहीं से केस स्टडी आएगी। सुन लो मेरी बात ध्यान से। जब तक रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे ना रेजिग्नेशन के बारे में, आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। रिटायरिंग पार्टनर विल बी या रिजाइनिंग पार्टनर विल बी लायबल until his resignation is communicated to registrar। जब तक रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे, आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। तो या तो आप एलएलपी को बताओ, एलएलपी बताएगी रजिस्ट्रार को, या तो आप खुद बता दो रजिस्ट्रार को। लेकिन जब तक नहीं बताओगे, तब तक बनी रहेगी। ठीक, मुंजिया कितने दिन में बताएगा? अच्छा, ये तो फिर 30 दिन का टाइम लिमिट आपने यहाँ दी है, वो 30 दिन का इसके पास है, ये नहीं बताएगा तो आप बता देना अगले 30 दिन में, नेक्स्ट 30 डेज में। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिए ध्यान से। सर पार्टनर रिजाइन करेगा, एलएलपी को बताएगा 30 दिन में, एलएलपी बताएगी आरओसी को अगले 30 दिन में। पार्टनर खुद भी बता सकता है रजिस्ट्रार को, अगर उसे लगता है कि एलएलपी नहीं बताएगी तो खुद बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, खुद बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रार उस केस में एलएलपी को बताएगी कि भैया तुम्हारा पार्टनर बता रहा है मुझे। एलएलपी ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है 15 डेज में, नो ऑब्जेक्शन डीम्ड अप्रूवल, नो ऑब्जेक्शन डीम्ड अप्रूवल। ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, चाहे अनसाउंड माइंड हो, चाहे इंसॉल्वेंसी, चाहे डेथ, चाहे रेजिग्नेशन, उस पार्टनर को आप बोलेंगे फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर। अगले दिन फिर आ गया, ये छोटू कुर्सी लगा, पागल है क्या? जिस दिन वो अलग हो गया ना, अलग हो गया, उस दिन के बाद उसके पास कोई इंटरफेरेंस का राइट नहीं होगा। पहली बात मैनेजमेंट में, पहली बात। और अगर वो अलग हो रहा है तो अपने कंट्रीब्यूशन भी लेगा आपसे और अपने प्रॉफिट्स में हिस्सा भी लेगा। और एक बात ध्यान रखना, जिस दिन वो अलग हो गया उस दिन के बाद उसकी लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जिस दिन तक है तब तक तो लायबिलिटी होगी ना। तो कह रहा है ध्यान रखना, पास्ट एक्ट के लिए जब वो पार्टनर था उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। मतलब ही विल बी लायबल फॉर द पास्ट एक्ट। उस दिन के बाद वो लायबल नहीं। अब आप बोलोगे सर एलएलपी में पार्टनर कब से लायबल है? अरे लायबल है, लिमिटेड लायबिलिटी है बेटा, लायबिलिटी है, लिमिटेड है, लायबल तो है ना। तो उसकी लायबिलिटी होगी पास्ट एक्ट के लिए, वाइल ही इज अ पार्टनर। बात आ रही समझ में? फॉर्मर पार्टनर। एक बात ध्यान रखिए, 25 का काफी पोर्शन मैंने इसमें मर्ज करके पढ़ा दिया है, बस एक पोर्शन छोटा सा बचा है। सुनना, अगर छोड़ के जाओगे 30 दिन में बताओगे, अगले 30 दिन में वो रजिस्ट्रार को बताएगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, अगर पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हो रहा है चेंज, नाम या एड्रेस, पार्टनर एलएलपी को बताएगा 15 दिन में, एलएलपी बताएगी 30 दिन में। छोड़कर गए तो 30 और 30, याद करिए, छोड़कर गए मेरे दोस्त तो 30 और 30, और नाम या एड्रेस चेंज हुआ तो 15 और 30, 30 15 30, छोड़ने में 30 30, नाम या एड्रेस चेंज हुआ 15 30,
15-30 15-30, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ये 25 में इतना ही बचा है, बाकी तो हमने कर लिया। नाम या एड्रेस चेंज हो रहा है, 15 दिन में आप बताइए, वो 30 दिन में उसको बताएगा, डिफॉल्ट नहीं तो फाइन, ठीक है। एक बात और, आपको पता है पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती थी, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाउंड करता था। बेटा म्यूचुअल एजेंसी तो यहां भी है, लेकिन यहां पार्टनर पार्टनर को बाउंड नहीं कर रहा है, पार्टनर एलएलपी को बाउंड कर रहा है। तो म्यूचुअल एजेंसी तो यहां भी है ना बेटा, बट यहां पार्टनर पार्टनर का एजेंट नहीं है मेरे दोस्त। पार्टनर किसका एजेंट है? एलएलपी का। तो किसको बाउंड करेगा? एलएलपी को। तो म्यूचुअल एजेंसी तो है, लेकिन पार्टनर और एलएलपी के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर और एलएलपी के बीच में। आगे बढ़े, चलिए, डन हो गई कहानी। अब चलते हैं आगे। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये डन है। अच्छा, ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला तो हो गया। ये पार्टनर कैसे बनेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नया पार्टनर ला सकते हो, राइट ड्यूटीज, एलएलपी एग्रीमेंट, जो फर्स्ट शेड्यूल छोड़कर जाओगे 4 केस में, इंटीमेशन 15 दिन में आप बताइए, 30 दिन में आगे बताएगी वो म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। चलिए, अब मेरी बात सुनना बच्चे ध्यान से। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ठीक है। देखो जी, एक बात समझिए बेटा, एग्जाम्पल होगा इसमें, एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने हटवाएगा एग्जाम्पल। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, मेरी बात सुनिएगा। क्या है, ये एलएलपी है। पार्टनर को बोला कि एक पार्टनर मैक्सिमम 10,000 के ही गुड्स खरीद सकता है, उधार में खरीद सकता है, उधार में। ये पार्टनर की अथॉरिटी है। एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी से 25,000 के गुड्स खरीद लिए, बियॉन्ड अथॉरिटी, बियॉन्ड, क्योंकि एक पार्टनर 10 के ही गुड्स खरीद सकता है, 25 के गुड्स खरीद लिए, बियॉन्ड अथॉरिटी है बेटा। एक बात समझिएगा ध्यान से, अगर एक पार्टनर बियॉन्ड अथॉरिटी काम करता है, तो आप बताओ थर्ड पार्टी किससे पैसे लेगा? उस पार्टनर ए से या एलएलपी से? आपको पता है, अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता ना अथॉरिटी के बारे में, तो थर्ड पार्टी एलएलपी से पैसे लेगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता था कि पार्टनर सिर्फ 10 के ही गुड्स खरीद सकता है, लेकिन 25 के खरीद लिए, अगर पता था तो थर्ड पार्टी ए से ही पैसे लेगा। अगर थर्ड पार्टी को पता है तो सिर्फ ए लायबल होगा, ना एलएलपी लायबल होगी, ना बाकी पार्टनर लायबल होंगे। लायबल सिर्फ कौन होगा बेटा? लायबल होगा सिर्फ ए। तो ध्यान रखना, अगर आपने काम किया बियॉन्ड द अथॉरिटी और आपको पता है, थर्ड पार्टी को पता है, तो लायबल एलएलपी नहीं होगी, ना ही अदर पार्टनर लायबल होंगे। मैं 27-28 मर्ज करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसमें ना एलएलपी लायबल होगी, ना अदर पार्टनर लायबल होंगे, इस ग्राउंड पे कि वो पार्टनर है, क्या बाकी पार्टनर लायबल होंगे? नहीं सर। अगर थर्ड पार्टी को पता है और बियॉन्ड अथॉरिटी है, तो लायबल होगा कंसर्न्ड पार्टनर, ना बाकी पार्टनर लायबल है, ना एलएलपी लायबल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और, बिल्कुल पार्टनरशिप वाला पॉइंट है, बिल्कुल पार्टनरशिप वाला एक और पॉइंट है। एक बात बताइए, एक पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिसकंडक्ट करेगा कस्टमर के साथ, लायबल कौन है? पार्टनर या एलएलपी? बेटा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं ना, तो एलएलपी लायबल होगी, क्योंकि वो कस्टमर एलएलपी के नाम पे आया है। तो ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया है विद इन द अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो एलएलपी लायबल होगी। अदर पार्टनर विल नॉट, बट एलएलपी विल बी लायबल। बात आ रही समझ में? तो मिसकंडक्ट करेगा तो एलएलपी लायबल है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, विद इन द अथॉरिटी। बियॉन्ड द अथॉरिटी करेगा तो एलएलपी कभी लायबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक बात और, कभी आप एस्टॉपेल पढ़ते थे, याद करिए, एस्टॉपेल पढ़ते थे कभी आप? एस्टॉपेल याद है? मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक्चुअली इसमें एग्जाम्पल तो सारे थे, बट थोड़ा सा इन्होंने हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक एलएलपी है, एबीसी एलएलपी, ठीक है। सुनना, इसमें 3 पार्टनर ए बी सी, डी पार्टनर नहीं है, ठीक। एबीसी एलएलपी इसे पार्टनर बता रही है आर के सामने, और डी को पता है, डी फिर भी साइलेंट है। आप पार्टनर नहीं हो, लेकिन आपको पार्टनर बता रहे हैं, डी इज अ पार्टनर, आप फिर भी साइलेंट हो। थर्ड पार्टी तो यही मानेगी ना कि आप पार्टनर हो। अब आप बताओ, थर्ड पार्टी इस भरोसे अगर गुड्स देती है उधार में, उधारी देती है, गुड्स देती है उधार में, तो लायबल कौन होगा? सब कुछ सेम है, पार्टनरशिप जैसा, बस आंसर अलग है।
अगर थर्ड पार्टी इस भरोसे गुड्स देती है एलएलपी को, तो लायबल कौन होगा? आपको पता है लायबल कौन होगा? एलएलपी, क्योंकि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में लायबल पता है कौन था? लायबल थे ए, बी, सी और डी चारों, क्योंकि वहां पार्टनर लायबल होते हैं। या एलएलपी लायबल होगी तो एलएलपी ही लायबल होगी बेटा। अगर एस्टॉपेल वाला पार्टनर होगा तब भी एलएलपी ही लायबल होगी। रीजन बीइंग एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है ना? ये पढ़िए जरा। कह रहा है पार्टनर नहीं है, रिप्रेजेंट आप खुद कर रहे हैं अपने आप को, या फर्म या एलएलपी रिप्रेजेंट कर रही है और आप होने दे रहे हैं रिप्रेजेंट। उस भरोसे अगर थर्ड पार्टी क्रेडिट दे रही है तो बेटा एलएलपी लायबल होगी थर्ड पार्टी के लिए। जिस हद तक का बेनिफिट एलएलपी को मिला है उस हद तक के एलएलपी लायबल है। ठीक है, एलएलपी विल बी लायबल। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 30। मैंने अभी तक सिर्फ 3 से 4 बातें ही बोली है इंपॉर्टेंट, 3 बातें बोली है, मैक्सिमम 4 बातें। ठीक है, सुनना ध्यान से। फ्रॉड के ना 2 बातें हैं। या तो आपने क्रेडिटर के साथ फ्रॉड किया है, याद करो 21 दिन में पैसा डबल। फ्रॉड किया क्रेडिटर के साथ, पैसा लिया, दिया नहीं, है पैसे मंगवा लिए, गुड्स मंगवा लिए उधार में, पैसा नहीं दिया क्रेडिटर्स का। या फिर आपका अफेयर्स ही फ्रॉडलेंट है, काम ही फर्जीवाड़ा करते हो, तो उस केस में 3 कॉन्सिक्वेंस होंगे। 3 कॉन्सिक्वेंस। पहली बात, पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी याद कर लेना, ये पेनाल्टी याद कर लेना, बिल्कुल दिमाग में छाप लो ये पेनाल्टी। पेनाल्टी कितनी है? 50,000 से 5 लाख का फाइन है, इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की। 50,000 से 5 लाख का फाइन है, इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की। पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, फ्रॉड किया है ना, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एग्रीव पार्टी का कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो बेटा एलएलपी डीपी लायबल होंगे उस हर एक पार्टी का लॉस कंपनसेट करने के लिए जिसको लॉस हुआ आपके डैमेज के कारण। और साथ में तीसरा कॉन्सिक्वेंस, बेटा एक बात बताओ, अगर क्रेडिटर का पैसा नहीं दिया तो क्रेडिटर की लायबिलिटी भी तो पे करनी पड़ेगी। अगर 10 लाख का गुड्स मंगवा के बैठ गए आप सप्लायर से और वेंडर का पैसा, सप्लायर का पैसा आपने दिया नहीं, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो पैसा भी देना पड़ेगा, रीपेयर अ डेट। और जो आपकी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। 3 कॉन्सिक्वेंस है, फिर बोल रहा हूँ फ्रॉड के केस में। पेनाल्टी 50,000 से 5 लाख, 5 साल तक की जेल। एलएलपी डीपी लायबल होंगे कंपेंसेशन पे करने के लिए, लायबल टू पे कंपेंसेशन। और तीसरा क्या है दोस्त? तीसरा है यू हैव टू रीपेयर अ डेट, यू हैव टू रीपेयर अ डेट। और बेटा लायबिलिटी कैसी होगी? लायबिलिटी कैसी होगी मेरे दोस्त? लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात आ रही समझ? आइए फोड़ा फाड़ी मचा देंगे, ध्यान रखना बच्चा वाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं विसल ब्लोइंग। आया भी था शायद 1-2 अटेम्प्ट पहले विसल ब्लोइंग। इसे मैं कहता हूं विभीषण सेक्शन। एलएलपी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा था या पार्टनर, उसे पता चला कि फर्जीवाड़ा हुआ है एलएलपी के अंदर। फर्जीवाड़ा हुआ तो 5 साल की जेल होगी भैया, पढ़ा ऊपर अपन ने, 5 साल की जेल होगी। उसने क्या किया? उसने जानकारी दे दी। उस जानकारी के आधार पे, जो जानकारी पार्टनर एम्प्लॉय ने दी, बाकी पार्टनर दोषी पाए गए। तो जिस पार्टनर या एम्प्लॉय ने जानकारी दी है उसकी लायबिलिटी या तो कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड, या खत्म हो जाएगी। सरकारी गवाह सुना है ना आपने? सरकार की तरफ आ जाओ, सब कुछ बता दो, आपकी पेनाल्टी खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। तो वही है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग पता है क्या? सॉकर होता है, फुटबॉल होता है ना, जब कोई फाउल प्ले करता है तो सीटी बजाता है रेफरी। वही है कि लफड़ा चल रहा है कम एलएलपी के अंदर, लोचा चल रहा है, बता दो भैया। बता दोगे तो पेनाल्टी वेव या रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, आपके बताए जाने पर सामने वाला दोषी पाया गया है, हवाई कुछ मत बता देना, या आपने बताया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। 2 बातें हैं, आपके इन्फॉर्मेशन के आधार पे दोषी पाया गया या आपने बताया ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, आपकी पेनाल्टी वेव रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, चलिए कंट्रीब्यूशन अलग सा पॉइंट है, अलग सा बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, 5वीं चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। पता है पार्टनरशिप में आप कैपिटल पढ़ते थे, याद करिए हर जगह पार्टनर कैपिटल लाएगा, कैपिटल लाएगा। सर एक बात बताइए, 5 पार्टनर है, अलग अलग सामान भी तो ला सकते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे घर में सोफा पड़ा है, मैं सोफा ले आता हूँ। एक पार्टनर कह रहा है मैं एसी ले आता हूँ। मेरे पास छोटा हाथी खड़ा है, मैं छोटा हाथी ले आता हूँ। कोई कैश ले आता है। कोचिंग खोल रहे थे, मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 2 साल तक फ्री पढ़ाऊंगा कोचिंग में, यही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ यूज करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मान लो कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, मनी, बेनिफिट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस।
मैं 2 साल तक फ्री पढ़ाऊंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। और प्रोमिसरी नोट कि 3 महीने के बाद 3,000 रुपये दूंगा, बचपन में पढ़ते हैं ना निगोशिएबल में। मॉनेटरी वैल्यू की अकाउंटिंग करिए और डिस्क्लोजर करिए। जैसे मैंने एग्जांपल देखो यहाँ पे, सोहम कह रहा है छोटा हाथी लेकर आऊंगा, धनुष कह रहा है क्लासरूम मेरा हो जाएगा, तीर कह रहा है चेयर प्रोजेक्टर, कमान कह रहा है कैश दूंगा, एओ कह रहा है प्रॉमिस 5 साल तक पढ़ाऊंगा। हे भगवान। नकुल जी कह रहे हैं रोकड़ा दूंगा कैश, टीएसजे कह रहे हैं नोट दूंगा। ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबका सब कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, 33 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, 5 साल तक पढ़ाऊंगा, एलएलपी का नाम है पढ़ ले बेटा। अब बात समझिए, ये एक बच्चा है डागाडॉन स्टूडेंट, इसने इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया और पैसे वैसे दे दिए, मेरे प्रॉमिस पे इसने बुक्स खरीद ली, पैसे वैसे दे दिए, कुछ भी मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। आपको पता है ये आदमी क्रेडिटर है डागाडॉन एलएलपी का। मैंने 1 साल बाद पढ़ाना बंद कर दिया, डागाडॉन को 1 महीना ही हुआ था एडमिशन लिए हुए। आपको पता है अगर पार्टनर ने प्रॉमिस किया है ना, तो क्रेडिटर उस प्रॉमिस को पूरा करवा सकता है कोर्ट जाकर। सही बता रहा हूं आपको, अगर मैंने प्रॉमिस किया है 5 साल तक पढ़ाऊंगा, तो क्रेडिटर पूरा करवा सकता है उस प्रॉमिस को कोर्ट जाकर। मतलब अगर मैंने 5 साल नहीं पढ़ाया ना, तो डागाडॉन के पास राइट है उस प्रॉमिस को इन्फोर्स करने का, उस प्रॉमिस को इन्फोर्स करने का। वही लिखा है, अगर ऑब्लिगेशन आपने जो कॉन्ट्रीब्यूट मनी एसेट सर्विस, इफ एनी क्रेडिटर हैज रिलाइड ऑन दैट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड गिव्स क्रेडिट, देन क्रेडिटर कैन इन्फोर्स इट अगेंस्ट द पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, फिर बोल रहा हूं मैं, क्रेडिटर ने उस भरोसे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्रेडिटर उस प्रॉमिस को इन्फोर्स करा सकता है। याद करिए बचपन में कभी पढ़ा होगा बेनिफिशियरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्टी में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस कर सकता है जब वो बेनिफिशियरी होगा। तो ये मैंने 5 साल तक पढ़ाया तो ये बेनिफिशियरी है। अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 34-35, एलएलपी को ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है 4 तरह की, सेल परचेस, रिसीट पेमेंट। अपना लाइट वाला सेक्शन आ गए हैं, जितनी माथा बच्ची करनी थी कर ली अपन ने। सेल परचेज, रिसीट पेमेंट, एसेट लायबिलिटी और जो पार्टनर डिसाइड करेगा। एक बात बताओ, सेल्स बुक, परचेज बुक, क्रेडिटर का लेजर, कैश बुक एसेट का है, डेटर का लेजर एसेट का है, सेल बुक, परचेज बुक, ये सब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल संभाल के रखेंगे, 8 ईयर्स। कंपनी में एक्रूवल ही अलाउड होता है, याद रखना, एलएलपी में दोनों अलाउड है, कैश एक्रूवल कोई भी। डबल एंट्री वहां भी और यहां भी, डबल एंट्री वहां भी और यहां भी, वहां एक्रूवल है यहां कैश है। हर एलएलपी को ऑडिट करवानी है बेटा सीए से। क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, डीपी। अगर डीपी नहीं कर पाए तो पार्टनर करेंगे, नहीं कर पाए तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, डीपी, नहीं कर पाए तो पार्टनर। सर कब अपॉइंट करेंगे, पहला ऑडिटर साल खत्म होने से पहले कभी भी। एक बात बोल रहा हूं, शांति से 15-20 मिनट पढ़ लो, बहुत शांति से, ढंग से रिवीजन हो जाएगा, ढंग से एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल 15-20 मिनट टाइट एकदम, सीट बेल्ट की आप टाइट कर लो, सीट बेल्ट को एकदम शांति से। फर्स्ट ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर से पहले, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 दिन पहले, 1 मार्च तक, 31 मार्च से पहले कभी भी, सब्सिक्वेंट 1 मार्च से पहले कभी भी, 1 मार्च तक, ठीक है ना, 30 दिन पहले फाइनेंशियल ईयर एंड होने से। सर एलएलपी को ना, ये एलएलपी है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 60 डेज के अंदर, फॉर्म नंबर 11 में एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर स्वास तैयार करना पड़ेगा, सास नहीं है, स्वास है, स्वास का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। हर एलएलपी स्वास तैयार करेगी 6 महीने के अंदर।
बेटा 6 महीने के अंदर तैयार करना है, प्रिपेयर, और फाइल करेंगे उसके अगले 30 दिन में। मेरी बात समझ रहे बच्चे? तो बेटा एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे 60 डेज में, स्वास्थ्य तैयार होगा, प्रिपेयर होगा 6 महीने में, फाइल होगा अगले 30 दिन में। 30 दिन कहां से काउंट करेंगे? पहले साल खत्म हुआ, फिर 6 महीने खत्म हुए, फिर वहां से 30 दिन, साल खत्म होने के 6 महीने के बाद 30 दिन के अंदर स्वास्थ्य फाइल करेंगे। ठीक है ना? फॉर्म नंबर 8 में ये 11 और ये फॉर्म 8। एक पेनाल्टी इंपॉर्टेंट बोली थी फ्रॉड वाली, 50,000 से 5 लाख, 5 साल की जेल, सब कुछ 5-5 है वहां पे। ये पेनाल्टी कंपैरेटिवली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बेकार ही एक तरीके से, सही बताऊं एलएलपी एक्ट के अंदर। ये वाली फिर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये फाइल नहीं किया ना बेटा, क्या फाइल नहीं किया? स्वास्थ्य या रिटर्न, 100 रुपए पर डे का फाइन है, मैक्सिमम 1 लाख एलएलपी, 50,000 डीपी। ये 2 पेनाल्टी याद रखिएगा, ठीक है ना? 100 रुपए पर डे, 1 लाख एलएलपी, 50,000 डीपी और फ्रॉड वाली पेनाल्टी, ये 2 पेनाल्टी याद रखिएगा एलएलपी के अंदर, ठीक है? एक बात और सर, एक बात बताओ, ये जो स्वास्थ्य रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, क्या इसका इंस्पेक्शन हो सकता है? सर इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है फीस देकर। फीस इंस्पेक्शन तो कंपनी एक्ट में पढ़ते थे ना आप, इंस्पेक्शन करिए, फीस देनी पड़ेगी। एक बात और सर, अगर रिटर्न पढ़ा भी आपने, एनुअल रिटर्न, स्वास्थ्य पढ़ा, स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, फॉर्म 8, फॉर्म 11 में कोई भी गलत जानकारी दी आपने या मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, अगर नहीं आता तो बेटा ध्यान रखना, इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, 1 से 5 लाख का फाइन, अगर झूठ बोला या छुपाया तब। ठीक है, झूठ बोला या छुपाया तब। एक बात और, ठीक, ये 38 थोड़ा अलग टाइप का सेक्शन है, थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूंगा डिफरेंट है, बट ठीक है, अब ये ना बोल दूंगे इंपॉर्टेंट नहीं, कल आ गया तो मुझे गाली दोगे, बट ठीक है। देखो, रजिस्ट्रार को ना अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपसे तो आपको नोटिस इशू करेगा। किसको नोटिस इशू करेगा? पर्सन को। अब एक बात बताओ, 3 साल पुरानी जानकारी है, 3 साल पहले एक आदमी पार्टनर था, आज नहीं है, आज नहीं है पार्टनर, क्या उसे नोटिस भेज सकता है? यस, इंक्लूडिंग फॉर्मर पार्टनर, करंट फॉर्मर, किसी को भी, डीपी एम्प्लॉई, इनको आप नोटिस भेजो, इनसे इंफॉर्मेशन मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रार मांग सकता है सेक्शन 38 के अंदर। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे या आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो इंफॉर्मेशन से, तो रजिस्ट्रार समन इशू करेगा। समन पता ना, पेश होने के लिए बोलेगा, पेश होने के लिए बोलेगा, सर पेश होना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट हिमसेल्फ, किसके सामने? या तो रजिस्ट्रार बोलेगा मेरे सामने पेश हो, या इंस्पेक्टर या किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने। पहले आपसे नोटिस दिया, आपसे जानकारी मांगी, पार्टनर, डीपी, एम्प्लॉय, अगर वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है या अधूरी दे रहा है तो समन इशू करो, समन में पेश होने के लिए बोलो। अगर वो समन के बाद पेश भी नहीं होता तो बेटा फाइन लगेगा 2,000 से 25,000। मतलब फाइन पहली बार नहीं लगेगा, नोटिस नहीं तो समन, नहीं तो पेनाल्टी, ये अधिकार है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, चिल्लर सेक्शन है। कंपाउंडिंग, ये अब आते हैं 4-5 सेक्शन, थोड़े बड़े बड़े, थोड़े अलग, ठीक है, अगेन डिफरेंट। कंपाउंडिंग ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट थोड़े आने वाले अटेम्प्ट के लिए, ऐसा नहीं कि आ ही जाए, बट ठीक है, पढ़ दो भाई, बीइंग ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए कंपाउंडिंग पता है क्या होता है? मैं एक सिंपल आपको 1 मिनट लूंगा, 30 सेकेंड। मैंने एक ऑफेंस किया जहां फाइन था, सिर्फ फाइन, कितना फाइन था? यहां था ना फाइन, यहां फाइन है 2,000 से 25,000 फाइन है, दिख रहा है आपको? 2,000 से 25,000 फाइन है, फिक्स, ठीक है, फाइन है, फाइन है। अब आपको पता है आपने गलती की है, समन में आप प्रेजेंट नहीं हुए, फाइन तो देना ही पड़ेगा। अब कहीं 25,000 तक फाइन देना पड़े तो आप गए सरकार के पास, रजिस्ट्रार के पास, आपने बोला भैया गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो, कितना फाइन बनता है दे देता हूं। आपने अपनी गलती मान ली, आप फाइन देने को तैयार हैं। आपने रजिस्ट्रार से कहा भैया मिनिमम फाइन लगा देना, रजिस्ट्रार ने कहा चल एक काम कर 2,000 रुपए दे और जा। पता है कंपाउंडिंग क्यों कराते हैं? आपने 2,000 रुपए दिए, आप मेंटली फ्री हो गए, ना आप कोई नोटिस आएगा आपके पास, ना कोई आपके ऊपर केस फाइल होगा, ना कोई लीगल पचड़े में फंसने की जरूरत है, ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंसोगे, एकदम क्लैरिटी हो गई, 2,000 रुपए दिया, फ्री हो गए। कंपाउंडिंग का मतलब है आपने ऑफेंस किया है, फाइन भरो और छूट जाओ।
बट एक बात ध्यान रखना, कंपाउंडिंग उसी ऑफेंस की होगी, कंपाउंडिंग उसी ऑफेंस की होगी जहां इम्प्रिजनमेंट नहीं लिखा। जहां भी इम्प्रिजनमेंट है, एंड इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ या और इम्प्रिजनमेंट, वहां कंपाउंडिंग नहीं होती। वरना हर अमीर आदमी पैसे देकर कभी जेल ही नहीं जाएगा, जेल ही नहीं जाएगा। कंपाउंडिंग सिर्फ वहां होती है विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, ओनली विथ फाइन। ठीक है, कंपाउंडिंग के लिए क्या प्रोसीजर है समझिए। कंपाउंडिंग उस ऑफेंस की विच इज पनिशेबल विथ फाइन, एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, रजिस्ट्रार ना खुद कंपाउंडिंग नहीं करता, वो या तो आरडी को बोलेगा या ऑफिसर को बोलेगा नॉट बिलो रैंक ऑफ आरडी, या तो आरडी को या आरडी के लेवल के ऑफिसर को। अच्छा, अब आप कंपाउंडिंग करा रहे हो, रजिस्ट्रार के पास गए, उसने आरडी को बोला, आरडी बोलेगा फीस दो टाइम के अंदर। आपने ऊपर पड़ा कितना फाइन था, 2000 से 25,000 का। जब भी आप कंपाउंडिंग कराओगे ना दोस्त, तो 2000 से कम का फाइन नहीं लगेगा। मतलब उस ऑफेंस की बात कर रहा हूं, हर ऑफेंस का अलग फाइन है, उस केस में 2000 का मिनिमम फाइन और मैक्सिमम 25,000। 2 से कम नहीं, 25 से ऊपर नहीं। बट प्रैक्टिकली बताऊं, मिनिमम फाइन लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि आप खुद जाके अपना गुनाह मान रहे हो। तो मिनिमम से कम नहीं, मैक्सिमम से ऊपर नहीं। बस एक बात ध्यान रखना, अब आपको बोला गया बेटा 2000 रुपये दे दे, 20 दिन के अंदर दे दे। कंपाउंडिंग कराने के बाद भी अगर आपने पैसे नहीं दिए, बड़े जलील किस्म के आदमी हो यार। कंपाउंडिंग कराने के और कंपाउंडिंग के बाद भी पैसे नहीं दिए, तो बेटा मैक्सिमम फाइन कितना ना, 25,000। ये मैक्सिमम फाइन डबल हो जाएगा, इट विल बी इम्पोज 50,000। तो बेटा कहां 2000 लग रहा था कंपाउंडिंग कराने के बाद, अगर कंपाउंडिंग के पैसे नहीं दिए तो मैक्सिमम फाइन विल बी ट्वाइस। और अगर कंपाउंडिंग हो जाती है तो बढ़िया बात है। कंपाउंडिंग किसके ऑर्डर में, किसके अंडर में हो रही है, आरडी के अंडर में। आरडी रजिस्ट्रार को बता देगा 7 दिन के अंदर कि भैया कंपाउंडिंग हो गई है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी, वो रजिस्ट्रार आरडी को बोलेगा, फिर आरडी आपको ऐसा करके आरडी ऑर्डर पास कर देगा। एक बात और भी है, अगर कंपाउंडिंग हो गई तो भैया आपके ऊपर कोई भी नया केस फाइल नहीं होगा, नहीं होगा सर, भूल जाइए, कोई नया केस फाइल नहीं होगा। और अगर कोई केस फाइल हो चुका है बेटा, हो चुका है कोई केस फाइल, तो रजिस्ट्रार बताएगा कोर्ट को कि भैया ऐसा है, केस फाइल था, ये आदमी कंपाउंडिंग करा चुका है, इसका केस खत्म कर दो। तो ना तो केस फाइल होगा, और केस हो चुका है तो केस आपका खत्म हो जाएगा कंपाउंडिंग होने के बाद। तो कंपाउंडिंग हो गई तो केस खत्म, ना शुरू ना चलेगा, ना स्टार्ट होगा ना कंटिन्यू होगा, खत्म। और कंपाउंडिंग होने के बाद अगर पैसा नहीं भरा, डबल फाइन देना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, कंपाउंडिंग उस अपराध की नहीं हो सकती जिसकी कंपाउंडिंग आप पिछले 3 साल में करा चुके हो। मतलब अगर एक ऑफेंस एक बार कंपाउंड हुआ ना दोस्त, एक ऑफेंस, मान लो भी सेक्शन पढ़ रहे थे 38 के आपने कंपाउंडिंग करा ली, अगले 3 साल तक 38 की कंपाउंडिंग दोबारा नहीं हो पाएगी। एक ऑफेंस 3 साल में एक ही बार कंपाउंड होगा। जब भी कंपाउंड कराओगे अगले 3 साल तक कंपाउंडिंग नहीं होगी। ठीक है, अभी आप देखिए एलएलपी से ना बहुत हल्के लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, लेकिन किसी भी अटेम्प्ट में लेवल बदल देगा, उठा देगा लेवल भाई साहब, फिर एमसीक्यू वगैरह में कंपाउंडिंग सब डालेगा। आप देखना, डर्टी गेम अभी आना बाकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलते हैं 42 की तरफ। ठीक है, 42 की तरफ देखिए, देखना ध्यान से। सर आपने ना ट्रांसफरी का पॉइंट पार्टनरशिप में भी पढ़ा होता है कि 3 पार्टनर है, एओ जी, नकुल जी, अरविंद जी। ठीक, एओ पार्टनर है, नकुल जी भी पार्टनर, अरविंद जी भी पार्टनर है। एक पार्टनर अपना 30% शेयर एक आउटसाइडर को दे रहा है, आउटसाइडर को। इस आउटसाइडर को बोलेंगे ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। पूरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक पार्टनर एक आउटसाइडर को अपना 30% शेयर दे रहा है, ये कहलाएगा ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। ठीक है, एओ अगर अपना 30% शेयर देता है तो क्या एओ एलएलपी से अलग हो जाएगा? नहीं सर, ही विल कंटिन्यू टू बी पार्टनर। क्या एलएलपी बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताइए, क्या टीआरपीजी पार्टनर है? नहीं। क्या टीआरपीजी इस एलएलपी की बुक्स चेक कर सकते हैं? नहीं। क्या एलएलपी में मैनेजमेंट में टेक पार्ट ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहा है पार्टनर अपना इंटरेस्ट आउटसाइडर को ट्रांसफर कर सकता है। इससे ना वो पार्टनर एलएलपी से अलग नहीं होगा, ना ही एलएलपी वाउंड अप होगी।
ट्रांसफरी के पास राइट नहीं है, ट्रांसफरी मतलब टीआरपीजी, इनके पास अधिकार नहीं है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, और ट्रांसफरी के पास राइट नहीं है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। ना तो वो मैनेजमेंट में टेक पार्ट ले पाएगा दोस्त, ना वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन किसकी? ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कहाँ आती है बेटा? बुक्स में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक नहीं कर पाएगा, ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर पाएगा, ना वो पार्टिसिपेट कर पाएगा मैनेजमेंट में। उसके पास दोनों अधिकार नहीं है, ठीक है। ना वो अलग होगा, ना एलएलपी का बाइंडिंग अप होगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, 42 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब तो आ गया भैया चिल्लर कहानी, जल्दी जल्दी चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ऑफ एलएलपी नहीं, इनटू एलएलपी। 3 एंटिटी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। MCQ में पता है क्या आएगा? किसे कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लिस्टेड को कन्वर्ट होगी पार्टनरशिप, प्राइवेट या अनलिस्टेड पब्लिक। एक बात समझिए, आप एक फॉर्म है, आप एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म क्या करेगी? सबसे पहले एलएलपी के रजिस्ट्रार के पास जाएगी। मेरे मम्मी पापा से मैं खुश नहीं हूं, हे नए मम्मी पापा तुम मुझे अडॉप्ट कर लो, मुझे अडॉप्ट कर लो। आप सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास जाओगे, नए मम्मी पापा के पास। एलएलपी का रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देगा। अब जाओ अपने मम्मी पापा के पास, हे मेरे ओरिजिनल मम्मी पापा, मुझे नए मम्मी पापा मिल गए हैं, तो मुझे जाने दीजिए और अपने राशन कार्ड से मेरा नाम हटा दीजिए। पहले जाओ नए मम्मी पापा के पास, नए पेरेंट्स के पास, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। फिर जाओ अपने 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 पेरेंट्स के पास जहां इनकॉर्पोरेशन हुआ था, वो अपने रजिस्टर में से आपका नाम हटा देगा। समझ रहे हो? 4 काम करने हैं। पहले एलएलपी के रजिस्ट्रार को बताइए, वो आपको सर्टिफिकेट देगा। फिर अपने रजिस्ट्रार को बताइए, वो आपका नाम हटा देगा। सिंपल है, वेरी सॉर्टेड, वेरी सिंपल। एक बात समझना, जैसे ही एलएलपी में कन्वर्ट हो जाओगे, आपको उस नाम से जाना जाएगा जो नाम सर्टिफिकेट में लिखा होगा। पहली बात, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। पहली बात, फर्म और कंपनी की सारी एसेट्स अब एलएलपी की एसेट्स बन जाएंगी। टेंजिबल इंटेंजिबल एलएलपी की एसेट बन जाएंगी। वो सारे राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी जो फर्म और कंपनी के थे, वो सारी ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी अब एलएलपी की हो जाएगी। और जैसे ही एलएलपी में आप कन्वर्ट होंगे, जैसे ही फर्म और एलएलपी, ए फर्म और कंपनी डिसॉल्व्ड विदाउट वाइंडिंग अप। भाई जैसे ही कन्वर्जन हुआ बंद, मतलब इफेक्ट क्या है? एलएलपी उस नाम से जानेगी जो नाम सर्टिफिकेट में लिखा है, एसेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, और फर्म और कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। पहले मैं आपको 30 सेकंड में मोटा मोटी बता देता हूं। आपने बैंकों से लोन लिया है। किसने लोन लिया भैया? एलएलपी ने लोन लिया है। अब आपके पास बैंक का पैसा नहीं है देने के लिए, आप लोन वोन नहीं दे पा रहे हो। एलएलपी ने ना स्कीम बनाई। एलएलपी कहती है भैया हमें कितने बैंक है? बोले 12 बैंकों का पैसा लिया है। ठीक, 100 करोड़ पैसा नहीं दिया। अब स्कीम बना रहे हैं। क्या स्कीम? कि हम आपका सारा पैसा 18 महीने में दे देंगे। पहले महीने 3% पैसा देंगे, दूसरे महीने 4% पैसा देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। ये पूरी स्कीम बनाई गई। इस स्कीम को बोलते हैं स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। मेरी बात समझ रहे हैं? बैंक आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर के पैसे आप दे नहीं पाए, पैसा आपके पास है नहीं, आपने कहा 18 महीने दो, 18 महीने आपका पैसा दे देंगे। पूरी स्कीम बनाई गई कॉम्प्रोमाइज की। पता है कॉम्प्रोमाइज की स्कीम 2 लोगों के साथ बनती है। एक तो क्रेडिटर के साथ, जो मैंने आपको बताया, एक बनती है पार्टनर के साथ। जब झगड़ा होता है तो पार्टनर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज की स्कीम। अगर कॉम्प्रोमाइज की स्कीम बनती है, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज की स्कीम जाएगी एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी सबसे पहले एनसीएलटी के पास स्कीम जाएगी। एनसीएलटी पता है क्या बोलेगा? एनसीएलटी बोलेगा भैया सबसे पहले एक काम करिए, मीटिंग करवाइए। अरे जिनकी स्कीम है उनकी मीटिंग तो करवा लो यार। मीटिंग कराओगे मेंबर क्रेडिटर की। बेटा
3/4 इन वैल्यू वाले लोगों की कंसेंट चाहिए, 3/4 नंबर की नहीं, ठीक है। मीटिंग कैसे, कब, कैसे, क्या होगी, एनसीएलटी बताएगा। उस मीटिंग में कंसेंट चाहिए, ध्यान रखना, मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर पार्टनर होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ डेट। मतलब 12 बैंक है, 12 में से 7 का एग्री करना जरूरी है, मेजोरिटी 7 का एग्री करना जरूरी है, 12 में से मेजोरिटी। और 100 करोड़ की डेट है, 100 करोड़ की वैल्यू निकालिए, 3/4 कितना आ जाएगा, 75 करोड़। मतलब उन बैंकों का मानना जरूरी है जो कम से कम 7 है नंबर में और जिनका लोन कम से कम 75 सीआर का है। डुअल कंडीशंस है, डुअल कि मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर मेंबर और 3/4 इन वैल्यू ऑफ डेट। मेजोरिटी ऑफ, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, 12 में से 7 पहली कंडीशन और 100 करोड़ में से 75 करोड़ की आपकी डेट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन, ठीक है ना। अगर आप क्रेडिटर हो तो डेट देखेंगे 3/4, अगर आप पार्टनर हो तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे 3/4, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, अप्रूवल मिल गई, अब एनसीएलटी सैंक्शन कर देगी स्कीम को, सैंक्शन कर देगा एनसीएलटी। जैसे स्कीम सैंक्शन करेगा, ध्यान रखना स्कीम बाइंडिंग होगी, क्रेडिटर पार्टनर सबके ऊपर स्कीम बाइंडिंग है, सबके ऊपर स्कीम बाइंडिंग है। एनसीएलटी के सैंक्शन करते ही अगले 30 दिन में आरओसी के पास फाइल करिए स्कीम, यही काम करते हैं अपन, स्कीम आरओसी के पास फाइल करिए। जब तक आरओसी के पास फाइल नहीं करोगे ना, स्कीम इफेक्टिव नहीं होगी। मेरी बात समझना, सबसे पहले स्कीम बनाई गई, एनसीएलटी को दी गई, एनसीएलटी ने मीटिंग करवाई, मीटिंग में 3/4 मेजोरिटी वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एनसीएलटी स्कीम सैंक्शन करेगा, आरओसी के पास फाइलिंग करेंगे। जब तक फाइलिंग नहीं करेंगे स्कीम इफेक्टिव नहीं होगी। और एक बात और, ये 60 पढ़ रहे थे, 61 में क्या लिखा है, 18 महीने का समय दिया है ना आपने एलएलपी को, तो क्या 18 महीने तक एनसीएलटी आंख बंद करके सो जाएगा सर? 18 महीने तक एनसीएलटी सुपरवाइज करेगा कि स्कीम सही से काम कर रही है या नहीं। अगर लगता है स्कीम सही से काम नहीं कर रही है तो ऑर्डर पास करेगा, डायरेक्टर लिख रहे हैं, डायरेक्शंस हुआ इसमें, डायरेक्शंस और मॉडिफिकेशन पास करेगा। मान लो 3 महीने हुए, एलएलपी ने बोला थोड़ी और मोहलत दे दो, इस बार 5% पैसा जमा करना, तो 3% ही कर पाए, एनसीएलटी ने कहा चल ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर स्कीम फिर भी काम ना करे तो सर स्कीम बेकार है, फाइनली एनसीएलटी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देगा। इफ स्कीम इज नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्टोरली तो भैया वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर है तो सुओ मोटो ये एप्लीकेशन पे। बात समझ में आ रही बच्चे? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया पूरा डन। बस एक बात ध्यान रखना, जब एनसीएलटी स्कीम सैंक्शन करेगा ना तो एफिडेविट देनी पड़ेगी एनसीएलटी को, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन इन्वेस्टिगेशन। एक बात बताइए, बहुत ही खस्ता हालत है, लोन चल रहे हैं, एसेट कोई है नहीं, मार्केट शेयर कम हो गया है, प्रोडक्ट आपके फ्लॉप हो चुके हैं, क्या स्कीम को सैंक्शन करने में कोई लॉजिक है एनसीएलटी के पास? तो सैंक्शन करने से पहले एनसीएलटी को एलएलपी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन और इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो आप डिस्क्लोज करेंगे। जब तक डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो सैंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए भैया अब चलते हैं 62 की तरफ। 62 में दोस्त, 62 में दोस्त ध्यान रखना, एमलगमेशन है। एमलगमेशन यहां एलएलपी का एलएलपी में ही होगा। ये एलएलपी 1 है, ये एलएलपी 2 है, एमलगमेशन हो रहा है। जो एलएलपी एमलगमेट हो रही है उसे बोलेंगे ट्रांसफरर एलएलपी। जिसमें एमलगमेट हो रही है वो कहलाएगी ट्रांसफरी एलएलपी, ट्रांसफरी। अगर आप एमलगमेशन कराना चाहते हैं तो आप भी जाइए एनसीएलटी के पास, सेम सब लगभग वही कहानी है। एनसीएलटी को स्कीम दीजिए, एनसीएलटी क्या बोलेगा? सिंपल सी बात है, एमलगमेशन हो रहा है ना, एनसीएलटी बोलेगा प्रॉपर्टी लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी, ट्रांसफरर की ट्रांसफरी में सारे लीगल प्रोसीडिंग में ट्रांसफर होंगे, और जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरर एलएलपी बाउंड अप हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। वाइंडिंग अप तो नहीं किया ना आपने जो एमलगमेशन किया था, एमलगमेशन करते ही डिसॉल्व। एक बात और, जब आप एमलगमेशन कराओगे तो कुछ लोग तो मना करेंगे, डिसेंटिंग कंपनी के अंदर भी पढ़ते हैं, कंपनी में आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर का क्या करना है वो एनसीएलटी डिसाइड करेगा, और कोई भी इससे संबंधित इंसिडेंटल ट्रैक्शन पास करने हैं वो एनसीएलटी देखेगा। 5 बातें मैं फिर बोल रहा हूं, 5 प्रॉपर्टी और लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी,
केसेस ट्रांसफर होंगे, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, डिसेंटिंग का क्या करना है, और इंसिडेंटल डायरेक्शन। उसके बाद एनसीएलटी एमेलगमेशन ऑर्डर करेगा। बिल्कुल सेम वही फाइलिंग आरओसी के पास 30 दिन में करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही एमेलगमेशन होगा वो सारी एसेट जो ट्रांसफरर की थी वो ट्रांसफरी की बन जाएगी। वो सारी लायबिलिटी जो ट्रांसफरर की थी वो ट्रांसफरी की बन जाएगी। वही जो ऊपर लिखा था। तो ये 5 बातें ध्यान रखिए एमेलगमेशन में, 5 पॉइंट ये मेन है। उसके बाद तो यही ऊपर के 2 पॉइंट चिपकाने हैं, ठीक। और एक बात और, एमेलगमेशन से पहले एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे एनसीएलटी को। अगर वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट सबमिट करेगा रजिस्ट्रार, और अगर वाइंडिंग अप हो रहा है तो रिपोर्ट सबमिट करेगा लिक्विडेटर। ध्यान रखना, उस केस में उस रिपोर्ट में आप बताएंगे कि एलएलपी का जो भी कामकाज है वो पब्लिक इंटरेस्ट या पार्टनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। पता है क्यों? अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है और इसमें एमेलगमेट हो गई तो बर्बाद तो ये भी हो जाएगी। जैसे ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने कि अगर कॉम्प्रोमाइज की स्कीम पास करानी है तो एनसीएलटी को करंट फाइनेंशियल पोजीशन इन्वेस्टिगेशन बताओ। ठीक वैसे ही अगर एमेलगमेशन ऑर्डर करवाना है तो एनसीएलटी को रिपोर्ट दो जिसमें ये आप बताएंगे कि भैया अफेयर्स जो चल रहे हैं वो नॉट प्रेजुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट और पार्टनर इंटरेस्ट। क्योंकि अगर पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट ये काम कर रही होगी तो बर्बाद तो ये भी हो जाएगी। संगम तो हो ही रहा है। आज से 13 पिन कोड भी मेरा हो गया। चलिए डन। चलो भैया, हाथी निकल गया है। अब मैं आपसे लूंगा 5-7 मिनट और, ठीक है भाई? कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं, 5-7 मिनट में और लूंगा, चिल्लर बचा हुआ है इसमें, ठीक है? एक तरफ से मुझे करवाने देना, 5-7 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है? पहली बात, किन ग्राउंड्स पे वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेगा एनसीएलटी? किन ग्राउंड्स पे? अगर एलएलपी ने खुद डिसाइड किया है कि बंद करना है तो बंद कराइए, एनसीएलटी के पास जाइए, एनसीएलटी के पास जाइए। अगर पार्टनर 2 से कम हो चुके हैं, याद है, और 6 महीने के अंदर नया पार्टनर लाना है, 6 महीने के अंदर भी नया पार्टनर नहीं ला पाए तो बंद हो जाएगी एलएलपी। फॉर्म 8 और फॉर्म 11 लगातार 5 साल तक फाइल नहीं कर पाया। अभी याद है फॉर्म 8 फॉर्म 11 पढ़ा था आपने, सुहास और एआर। फॉर्म 8 और फॉर्म 11 लगातार 5 साल तक फाइल नहीं कर पाए, 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 5 कॉन्जिक्यूटिव। और जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं वो इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। 5 पॉइंट है, ठीक है ना? अगर एलएलपी खुद डिसाइड करती है तब, पार्टनर आपके 2 से कम हो गए, 6 महीने तक ऊपर बिजनेस किया तब, इंडिया के इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम किया तब, डिफॉल्ट किया फॉर्म 8 फॉर्म 11 फाइल करने में लगातार 5 साल तक, और जस्ट एन इक्विटेबल, तो भैया वाइंडिंग अप, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। 66, एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई पार्टनर लोन देता है एलएलपी को या ट्रांजैक्शन करता है एलएलपी के साथ, करता है, तो ही विल बी हैविंग सेम राइट्स एज ऑफ थर्ड पार्टी। बिल्कुल वही अधिकार होंगे जो थर्ड पार्टी के पास होते हैं। रीजन बीइंग एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप एक पार्टनर हैं, लोन दे रहे हैं, तो आपके पास थर्ड पार्टी जैसा ही अधिकार होगा, ठीक। क्या भारत सरकार कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एलएलपी पे लगा सकती है? यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, उसके लिए भारत सरकार को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा कितने दिन तक? 30 दिन तक, या तो एक सेशन या एक से ऊपर सेशन। मतलब सेशन बताया ना, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, मल्टीपल सेशन या एक सेशन में 30 दिन तक वो नोटिफिकेशन प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भैया हम कंपनीज एक्ट लगा रहे हैं। अब एक बात समझिए, आप चले गए पार्लियामेंट में, अच्छी बात है, आपने नोटिफिकेशन दिया, आपने कहा भैया कंपनीज एक्ट लगाना है। पार्लियामेंट बोलेगा ठीक है लगा दो, तो नोटिफिकेशन इफेक्टिव। पार्लियामेंट बोलेगा यार ये 25 सेक्शन क्यों लगा रहे हो कंपनीज एक्ट के एलएलपी के ऊपर, सिर्फ 8 सेक्शन लगाओ ना। मॉडिफिकेशन किया पार्लियामेंट में, अगर मॉडिफिकेशन किया तो मॉडिफाइड फॉर्म में एप्लीकेबल होगा। पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया, कह रहा है क्यों ही लगा रहे हो एलएलपी के ऊपर, सारे के सारे हटाओ। अगर रिजेक्ट कर दो इफेक्टिव नहीं होगा। सब कुछ पार्लियामेंट के रहमो करम पे है। अगर आप कंपनीज एक्ट लगाना चाहते हो, नोटिफिकेशन दो, नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करो, पार्लियामेंट ने तो अप्रूव करेगा, मॉडिफाई रिजेक्ट जैसा करेगा वो इफेक्टिव होगा, ठीक। सेक्शन 70,
अगर आप सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हैं, वही ऑफेंस दूसरी बार करते हैं, तो इम्प्रिजनमेंट सेम रहेगी, फाइन डबल हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट सेम रहेगी, फाइन डबल हो जाएगा, फाइन डबल हो जाएगा। ठीक। और अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया तो आप फीस देकर टाइम पीरियड एक्सटेंड करा सकते हैं, टाइम पीरियड एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, चिल्लर है चिल्लर। अब बच्चों एलएलपी मेरी तरफ से हो चुका है। एलएलपी में 3 चीजें बची हैं। एक तो डिफरेंस है, डिफरेंस, एक है आपका डेफिनेशन, और एक है आपका फीचर्स। चलिए आइए, सबसे पहले एलएलपी का रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है? एलएलपी एक्ट। किसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं? एलएलपी और पार्टनरशिप। बोलते जाना, बोलते जाना, ठीक है। पार्टनरशिप का कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप नहीं है। एलएलपी सेपरेटली एंटिटी है, पार्टनरशिप नहीं है। एलएलपी क्रिएट होगी इनकॉर्पोरेशन से, इनकॉर्पोरेशन से, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके, वहां रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। एलएलपी अपने नाम से केस कर सकती है, पार्टनरशिप नहीं कर सकती। अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कर सकती है, याद करो अपने नाम से केस, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ आपने। एलएलपी पार्टनर या आए या जाए, एलएलपी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टनरशिप की सेहत पे फर्क पड़ेगा। एलएलपी के नाम के आखिरी पे एलएलपी वर्ड लिखना पड़ेगा। पार्टनरशिप में ना नेम की गाइडलाइन ही नहीं है, कुछ भी लिखो पार्टनरशिप में, ओबरॉय एंड ब्रदर्स, ओबरॉय एंड ओबरॉय, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप में एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है। म्यूचुअल एजेंसी है पार्टनर एलएलपी के बीच में, वहां म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर पार्टनर के बीच में। यहां डीपी का कंसेप्ट है, वहां डीपी वाला कंसेप्ट ही नहीं है, डीपी का कोई कंसेप्ट ही नहीं। कहां पे? पार्टनरशिप में। कॉमन सील एलएलपी के अंदर हो सकती है, मैंडेटरी नहीं बट हो सकती है, वही उसका ऑफिशियल सिग्नेचर होगा। पार्टनरशिप में कॉमन सील का कंसेप्ट ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। ये बताओ लीगल कंप्लायंस कौन देखता है? डीपी ही कंप्लायंसेस देखता है एलएलपी के। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स, वहां डीपी वाला कंसेप्ट नहीं होता। ठीक, 2 मिनट। अब एलएलपी और कंपनी बताइए। एलएलपी एक्ट, वहां कंपनीज एक्ट। एलएलपी में जो पैसे लगाता है उसे पार्टनर कहते हैं, कंपनी में जो पैसे लगाता है उसे मेंबर कहते हैं। एलएलपी चलती है एग्रीमेंट के हिसाब से, कंपनी चलती है स्टैट्यूट के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से। एलएलपी के नाम के आखिरी में एलएलपी लिखा होना चाहिए कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के आखिरी में लिमिटेड। मिनिमम पार्टनर 2, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, कंपनी में। मैक्सिमम पार्टनर नो लिमिट, प्राइवेट में 200, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक में नो लिमिट। मेंबर की पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है कंट्रीब्यूशन तक, वहां मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है अनपेड अमाउंट तक, अनपेड अमाउंट तक, अनपेड अमाउंट। मैनेजमेंट संभालेगा डीपी, डीपी यहां मैनेजमेंट संभालता है कंपनी में बोर्ड। लायबिलिटी लिमिटेड है, फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, याद है? इन द केस ऑफ फ्रॉड, वहां भी अगर कंपनी बनाते वक्त झूठी जानकारी दी तो वहां भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती कंपनी में, सेक्शन 7 आप पढ़ते हैं। मिनिमम डीपी 2, मिनिमम डायरेक्टर कितने? प्राइवेट में 2, प्राइवेट में 2, पब्लिक में कितने हैं? 3, 2 और 3। ठीक, ये हो गया डिफरेंस। अब डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, फीचर्स तो आप पढ़ लेना, फीचर्स में कुछ भी नहीं, तो फाउंडेशन वाला पूरा कंटेंट है। डेफिनेशन मैं करा देता हूं, ज्यादा नहीं है, मेन 2-3 डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। स्मॉल एलएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर नहीं, टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं। ध्यान रखना, टर्नओवर होगा स्वास, अभी स्वास पढ़ के आया हो ना, एज पर स्वास, और टर्नओवर इस साल का नहीं, पिछले साल का। कंट्रीब्यूशन 25 से ऊपर नहीं, टर्नओवर 40 से ऊपर नहीं, एंड है बीच में। 25 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर सकती है सरकार, स्मॉल कंपनी ऐसा। 40 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 50 करोड़ कर सकती है सरकार।
25 लाख को 5 करोड़, 40 लाख को 50 करोड़। पूरा लिखना भाई, पूरा, शॉर्टकट मत मारना, नंबर नहीं देगा। काम की एक और डेफिनेशन, काम की, हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आएगी, बाहर वाली एलएलपी, बाहर वाली कंपनी, इंडिया वाली कंपनी। मैं हमेशा कहता हूं 4 आते हैं, इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी, ये देखो, इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी, इंडिया वाली एलएलपी, बाहर वाली एलएलपी। कौन नहीं आएगा? कॉर्पोरेशन सोल, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसे भारत सरकार नोटिफाई करेगी। कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव या कोई और जिसे भारत सरकार नोटिफाई करेगी। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होगा? 1 अप्रैल, खत्म कब होगा? 31 मार्च। अगर एलएलपी बनाओगे 30 सितंबर के बाद, मान लो एलएलपी आपने बनाई 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2023, तो फाइनेंशियल ईयर ना अगले साल खत्म नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले के भी अगले साल, अगले के भी अगले साल। मतलब अगर 3 अक्टूबर को बनाई है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को, अगले के भी अगले साल। फॉरेन एलएलपी बनाई गई है इंडिया से बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ठीक है जी। मैंने सारा आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप जो चिल्लर डेफिनेशन है वो आप पढ़ लेना, फीचर्स आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से सब कुछ हो चुका है। बाकी आप देख लोगे तो सिंपल है, डीपी वो है जैसे डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, टाइम पास है। सीए एज पर सीए एक्ट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, ये सब टाइम पास है। ठीक है, चलिए डन है भाई।